हो गया। आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। शुरू करते हैं हम लोग आज ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। ठीक, होस्ट के अंदर हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, आज पढ़ते हैं। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे अभी गायब हैं। आ जाइए, शुरू करते हैं। बढ़िया लेक्चर है आज का, L4 लेक्चर, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। शुरू किया जाए बायोटेक्नोलॉजी की। आज 4th लेक्चर है, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफर ऑफ recombinant DNA into a host। एक होस्ट है बच्चों, उसके अंदर हमें ट्रांसफर करना है। हम लोग कौन सा डीएनए ट्रांसफर करना है बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब आप समझते ही हैं। ठीक, कल हम लोगों ने पढ़ा था एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके हम लोग प्लांट के अंदर जो है टीडीएनए को ट्रांसफर करते थे, है ना, और रेट्रोवायरस का यूज करके हम लोग एनिमल के अंदर जीन ट्रांसफर करते थे। हम लोगों ने PBr322 के बारे में पढ़ा था। वालेकुम अस्सलाम। PBr322 के बारे में पढ़ा था कि ये जो है स्मॉल साइज का होता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किया गया था, इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन पाए जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन की बात की थी हम लोगों ने, PST1 PV1 की बात की थी, ठीक है ना, क्ला फर्स्ट हैंड थर्ड की बात की थी, याद आ रहा है सभी को? तो ये सब बातें हम लोगों ने PBr322 के बारे में भी कर ली थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि हम लोग कैसे ट्रांसफ़र करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है किसी होस्ट के अंदर। ठीक, तो मान लीजिए कि बैक्टीरिया के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं जीन, तो पहला मेथड होता है बच्चों इलेक्ट्रोपोरेशन कर दें हम लोग। ठीक, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड्स कि एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है, ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये डीएनए है, ये देखिए रिकॉम्बिनेंट बना दिया हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको ट्रांसफ़र करना है हम लोगों को, है ना। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए इसके अंदर पोर होने चाहिए। अब इसके अंदर पोर बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए पड़े हुए हैं और इसके अंदर पोर होना चाहिए बच्चों, तभी बैक्टीरिया के अंदर हम लोग जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना।
तो इसके अंदर ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों को इसके अंदर पोर बनाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोपोरेशन कर देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोपोरेशन करने से क्या होता है कि इनकी वॉल के बीच में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजीली इंटर कर जाते हैं। ठीक, तो पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड बच्चों होना चाहिए ट्रीटमेंट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड से हम लोग ट्रीट कर दें। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड से हम लोग ट्रीट करते हैं तो जो इसकी वॉल होती है बच्चों ये वीक हो जाती है और इसके अंदर पोर्स बन जाते हैं। पोर बनते ही ये मॉलिक्यूल्स जो है डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, तो पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोपोरेशन किया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड से ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया, तो इसके अंदर पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, जिससे ये लोग क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, तीसरा मेथड अगर हम लोग बात करें, अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, अब इसको इससे ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आइस पे रखते हैं। किसके ऊपर, आइस के ऊपर बैक्टीरिया को रखा। देन बैक्टीरिया को हमने हीट किया 42 डिग्री सेल्सियस पे। देन हमने बच्चों आइस के ऊपर रख दिया। ठीक, तो पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपसे कि क्या करते हैं हम लोग, तो आइस हीट आइस, क्या करते हैं बच्चों, आइस हीट आइस, आइस हीट आइस। ठीक है ना, आइस पे जब रखा तो बैक्टीरिया बिल्कुल समझ ही नहीं पाया हो क्या रहा है। फिर हम लोगों ने हीट कर दिया दोबारा से बैक्टीरिया, फिर भी नहीं समझ पाया। देन हमने आइस पे रख दिया। तो आइस हीट आइस से हम लोग जब इसको ट्रीट करते हैं, आइस से देन हीट देन आइस, तो इसके अंदर जो है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इजीली इंटर कर जाते हैं, क्योंकि वॉल के बीच में जो है पोर्स बन जाता है। ठीक, तो 3 मेथड हो गए बच्चों, बताइए फटाफट, क्लियर हो रहा है सभी को बच्चों, क्लियर। 3 मेथड हम लोगों ने यूज किया अभी तक। एक हम लोगों ने यूज किया बच्चों क्लियर है सभी को, बताइए बच्चों फटाफट। चलिए अब हम लोग तीसरा मेथड पढ़ते हैं। तीसरा नहीं, चौथा मेथड होता है बच्चों माइक्रो इंजेक्शन। हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं। अब माइक्रो इंजेक्शन में हम लोग बताइए इंजेक्शन किसको लगाया जाता है बच्चों, इंजेक्शन प्लांट को लगाया जाता है या एनिमल को लगाया जाता है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, इंजेक्शन किसको लगाया जाता है। बताइए, इंजेक्शन एनिमल को लगाया जाता है, यस। चलिए बहुत अच्छे। तो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड ऑफ transfer of recombinant DNA into host cell। किसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों, होस्ट सेल के अंदर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ठीक, और ये किस में यूज होता है बच्चों, एनिमल में। किस में, एनिमल में। अगर किसी को याद आ रहा हो, हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जब ओवा होता है, ओवा के न्यूक्लियस के अंदर, अगर याद आ रहा हो आपको, ओवा के न्यूक्लियस के अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कितने लोगों को याद आ रहा है,
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कितने लोगों को याद आ रहा है? तो ये भी तो एनिमल में ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं आप। एक मेथड हम लोग यूज करते हैं अपनी बायोलॉजी में, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अ मेथड विच इज यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द ओवा। ठीक, बताइए याद आ रहा है? तो ये भी एक एग्जाम्पल देखिए हम लोग यहां से पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक, चलिए अब दूसरा मेथड, पांचवा मेथड है बच्चों बायोलिस्टिक और जीन गन। बायोलिस्टिक और जीन गन, बायोलिस्टिक और जीन गन, बायोलिस्टिक और, स्पेलिंग गलत हो गई है, बायोलिस्टिक और जीन गन। अब बताइए हम लोग जीन गन, गन से किसको मारते हैं? प्लांट को ही निशाना बनाते हैं, है ना, गन से। तो इन दिस मेथड हम लोग क्या करते हैं कि हाई वेलोसिटी पार्टिकल, हाई वेलोसिटी पार्टिकल को, अब जैसे ये गन है, इस पे हमने डीएनए को लगा दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक, और इसको हाई वेलोसिटी से, ये सेल्स था इसके अंदर हमने क्या किया, हाई वेलोसिटी से इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, हिट किया इसने जाके, और इसके अंदर क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो गया। तो हाई वेलोसिटी से पार्टिकल को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक, जिसके आगे कोटेड होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। गोल्डन और टंगस्टन की प्लेट होती है, गोल्डन और टंगस्टन की। तो बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड यूजफुल फॉर प्लांट्स, ये पूछे जाएंगे आपसे कि प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये या फिर एनिमल के लिए, तो बताना प्लांट के लिए। इज अ मेथड विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन दी प्लांट। क्लियर? क्लियर है बच्चों? बहुत फास्ट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। बहुत फास्ट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया करिए बच्चों आप लोग। चलिए, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई सबको। क्लियर? तो दो मेथड याद रखिएगा, माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन हमेशा किस में लगता है बच्चों, इंजेक्शन एनिमल के अंदर, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, नॉट लो वेलोसिटी। सवाल पूछेगा हाई वेलोसिटी या लो वेलोसिटी, बताना हाई वेलोसिटी। टंगस्टन, गोल्ड या जिंक, मर्केरियम, मरकरी, तो बताइएगा जो है टंगस्टन और गोल्ड, ठीक। चलिए, प्लांट में या एनिमल में, प्लांट के अंदर अब हम लोग यूज करते हैं, आइसोलेशन पढ़ लेते हैं, जो मैं पहले ही लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है बच्चों। तो जेनेटिक मटेरियल को अगर आइसोलेट करना है, मान लीजिए ये जो वॉल बनी हुई है बच्चों, ये फंगस की है, किसकी है, फंगस की, ठीक। और ये जो सेल है ये बच्चों बैक्टीरिया की है, और ये जो सेल है बच्चों मान लीजिए आप प्लांट की है,
ठीक। और ये जो सेल है बच्चों, ये मान लीजिए आप एनिमल की है, ठीक। अब किसी की भी सेल हो, उसके ऊपर जाहिर सी बात है उसकी वॉल होती है। जैसे अगर हम बात करें, दिमाग लगाइएगा, बहुत ही आसान तरीका है। ये एक सेल मैं बना ले रहा हूं कॉमन, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, डीएनए होता है। अब इसके जेनेटिक मटेरियल को निकालना है तो इतना आसान तो होगा नहीं। ये साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे प्रोटीन्स पड़े होते हैं, बहुत सारे जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके अंदर पड़े होते हैं। अब ये इस तरीके से पड़े हैं तो हम लोग को तो इतनी आसानी से निकाल नहीं पाएंगे, प्लस इसकी वॉल भी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनिमल में अगर एनिमल की आउटर लेयर किसकी बनी होती है बच्चों, बहुत फास्ट रिप्लाई करिए। एनिमल की आउटर लेयर किससे बनी होती है, कौन बताएगा? एनिमल की आउटर लेयर किससे बनी होती है, बताइए बच्चों। एनिमल की आउटर लेयर किससे बनी होती है? प्लीज 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 रिप्लाई फास्ट। सेल वॉल की बनी होती है ना, किसकी बनी होती है? एनिमल की आउटर लेयर, बताइए बच्चों। सेल मेम्ब्रेन लिपिड, सेल मेम्ब्रेन होती है। आउटर लेयर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। यस, सेल वॉल एब्सेंट होती है। फंजाई की आउटर लेयर किसकी बनी होती है बच्चों? काइटिन की बनी होती है ना। बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है बच्चों? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, अमीनो एसिड की बनी होती है, ठीक। प्लांट की किसकी बनी होती है बच्चों? सेल वॉल की बनी होती है ना, ठीक। तो अगर हमको डीएनए तक जाना है तो इसकी वॉल को तोड़ना पड़ेगा। तो इसकी वॉल को तोड़ने के लिए हमने क्या किया बच्चों, एनिमल है तो ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो हमने इसको प्रोटीएज से जो है ट्रीट कर दिया। प्रोटीएज से ट्रीट किया तो ये देखिए इसका हल हुआ। फंजाई है, फंजाई को हमने क्या किया, काइटिन से, काइटिनेज एंजाइम से हमने ट्रीट कर दिया, काइटिनेज एंजाइम से। तो काइटिनेज एंजाइम से जब ट्रीट किया बच्चों तो क्या हुआ, इसकी वॉल ब्रेक हो गई। बैक्टीरिया को हमने क्या किया, लाइसोजाइम से ट्रीट किया, लाइसोजाइम से इसकी वॉल ब्रेक हो गई। प्लांट की आउटर वॉल सेल वॉल की बनी होती है तो हमने सेलुलेज एंजाइम से ट्रीट किया तो इसकी वॉल को ब्रेक करके हम लोग अंदर आ चुके हैं। जी बेटा, टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से आप सर्च करिए, उस पर ज्वाइन करिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं, आप वहाँ से एंजॉय कर सकते हैं लेक्चर को भी और पढ़ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते गए तो ये वॉल ब्रेक होती गई, ये वॉल ब्रेक हो गई। देखो ये वॉल इस तरीके से ब्रेक हो गई, हमने ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद अब हमको ब्रेक करना है क्या, न्यूक्लियस बचा। ये क्या है बच्चों, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक। अब न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए हमने एंजाइम लिया, न्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम बच्चों? न्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट किया तो अब ये न्यूक्लियस जो है ब्रेक हो गया। देखिए न्यूक्लियस ब्रेक हो चुका है पूरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है डीएनए के पार्टिकल्स बच गए। अब ये जो डीएनए के पार्टिकल्स यहाँ पे बच गए बच्चों, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ये डीएनए के पार्टिकल्स को, अब यहाँ पे डीएनए आरएनए दोनों हैं तो हमने इसको दोबारा से, हमको जो चाहिए उसको बचा लेना, उससे मत ट्रीट कराना। इसको मान लीजिए हमने आरएनए से ट्रीट करा दिया, किससे बच्चों? आरएनए से, ठीक। या इसमें बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल होंगे, प्रोटीएज से ट्रीट करा लिया, प्रोटीन को ब्रेक कर दिया। हमने आरएनए से ट्रीट किया तो आरएनए ब्रेक हो गया, आरएनए क्या हो गया बच्चों? ब्रेक हो गया, ठीक। अब ये डीएनए जो है पूरी तरीके से बचा। क्या बचा? डीएनए। जिसको तुम्हें बचाना हो उस एंजाइम से मत ट्रीट कराना, क्योंकि उसको हमको बचाना है। अगर उसको तोड़ दोगे तो वो तो मिलेगा नहीं तुम्हें। तो यहाँ पे हमको डीएनए निकालना था तो हमने डीएनए को
डीएनए से ट्रीट नहीं कराया। मान लो डीएनए से ट्रीट करा देते, आरएनए से ना कराते, तो डीएनए की जगह हमको आरएनए मिलता, तो डीएनए तो टूट जाता ना। आरएनए एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को तोड़ देता है, डीएनए वाला एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को तोड़ देता है। ठीक, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को, जो प्रोटीन इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होंगे, तो प्रोटीज एंजाइम से हम लोग ट्रीट कराएंगे, उसकी प्रोटीन को तोड़ देगा। सेल वॉल को तोड़ना है तो सेलुलोज एंजाइम से हम लोग कराएंगे। काइटिन की वॉल को फंगस से निकालना है तो काइटिन, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। ठीक, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर जो है फंगस है तो फंगस की वाल को तोड़ने के लिए काइटिन लेना पड़ेगा। फिर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए आप प्रोटीज लाइपेज से ट्रीट करा दें, क्योंकि लिपिड के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, लिपिड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है, लाइपेज से ट्रीट कराइए। आपको जो है फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है तो लाइपेज से ट्रीट कराइए उसको, है ना। आपको डीएनए को जिसको बचाना है उससे ट्रीटमेंट मत देना उसको, उस नहीं तो डाइजेस्ट कर देगा। क्लियर बच्चों, बताइए फटाफट मुझे, क्लियर है या नहीं? क्लियर हो तो आगे बढ़ें, अभी रुकना नहीं। क्लियर? अब देखिए ये डीएनए जब आया तो डीएनए के साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो टूटे पड़े हैं। ये देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो टूटे पड़े हैं, ये देखो बहुत टूटे पड़े हैं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो टूट चुके हैं पूरी तरीके से। अब हम लोग इसको ट्रीट करेंगे चिल्ड इथेनॉल से, चिल्ड इथेनॉल से, चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट करेंगे। किससे ट्रीट करेंगे बच्चों? चिल्ड इथेनॉल से। हमने इसके अंदर चिल्ड समझते हो ना, चिल्ड, बिल्कुल चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट किया। जब हमने चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट किया बच्चों, तो इसके अंदर प्रेसिपिटेशन हो गया। क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक, इस तरीके से आपको जो है डीएनए के मॉलिक्यूल्स दिखने लगे। अब हमने क्या किया, जब मॉलिक्यूल सारे के सारे प्रेसिपिटेट कर गए, अब हमको डीएनए को निकालना है, तो डीएनए को निकालने के लिए हमने लगा दिया स्पून, या कुछ भी ले लो तुम, लगा दिया इस तरीके से स्पून। स्पून लगाने के बाद इस तरीके से हमने देखो निकाल लिया, ये बाहर जो है हमने इसको स्पून में देखो निकाल लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं? क्लियर? स्पूलिंग। बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए बच्चों, बहुत फास्ट। क्लियर? स्पूलिंग समझ गए? स्पूलिंग किसे कहते हैं? डीएनए के मॉलिक्यूल्स को निकालना। अब हम लोगों ने क्या किया, आगे अब हम लोग पीसीआर पढ़ने जा रहे हैं। अब इसी के मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो है सेपरेट आउट करेंगे बाय यूजिंग पीसीआर। फटाफट बताओ, पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा दें तुम लोगों को, पढ़ाया कि नहीं? अभी नहीं पढ़ाया। फटाफट बताओ, क्लियर है सभी को? चलिए बताइए फटाफट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा दिया बच्चों या नहीं पढ़ाया? अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा दिया या नहीं पढ़ाया? कोई बता नहीं रहा है, नहीं पढ़ाया है। चलिए अब हम लोग देखिए, यही डीएनए के मॉलिक्यूल्स को जब हमने बाहर निकाला, अब हम लोग इसको सेपरेट आउट करेंगे बच्चों। किससे? अब इस बहुत सारे डीएनए होंगे ना बच्चों, कोई एक डीएनए तो होगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। Gel electrophoresis technique, it is used for separation of DNA molecules. It is used for separation of DNA molecules. DNA के molecules को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। डीएनए के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेपरेट करेंगे। क्लियर? कोई नहीं, पढ़ा दे रहे हैं। इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स
ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एग्रोस जेल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एग्रोस जेल। एग्रोस जेल कहां से निकाली गई थी बच्चों? सीवीड से। किससे? सीवीड से। आइए प्लांट ग्रुप में चलिए। प्लांट ग्रुप में बच्चों हमने पढ़ा था एल्गी। एल्गी में भी हमने पढ़ा था रेड एल्गी। रेड एल्गी में भी हमने पढ़ा था बच्चों पकौड़े गरम, पकौड़े गरम, पकौड़े गरम, पकौड़े गरम। याद आ रहा है? ठीक। पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया। लेकिन ये निकाला किससे जाता है बच्चों? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया की वीड से निकाला जाता है। याद आ रहा है बच्चों? पकौड़े गरम, पकौड़े गरम। कितने लोगों को नहीं याद आ रहा है? पकौड़े गरम, पकौड़े गरम। याद आ रहा है बच्चों? चलिए फिर हमने क्या किया, इससे निकाला एग्रोस जेल। एग्रोस जेल में एक खास बात होती है बच्चों, एग्रोस जेल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती? फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हम लोगों ने बनाया था। ट्रांसपेरेंट होती है बच्चों। ट्रांसपेरेंट मीन्स वाइट इन कलर। ठीक। और इसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे ये मान लीजिए आप एग्रोस जेल रखी हुई है। ठीक, ये एग्रोस जेल रखी हुई है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये बन गई। ठीक, इस तरीके से। अब हमने क्या किया बच्चों, समझ रहे हैं मेरे ख्याल से ये पोर्स बने हुए हैं। अब हमने क्या किया बच्चों, इसी में डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? ये मान लीजिए डीएनए के मॉलिक्यूल्स हम लोड कर रहे हैं। ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स। ठीक, बहुत दिमाग लगा के समझिएगा। डीएनए पे जो चार्ज होता है बच्चों, हमने इल्यूशन किया। इल्यूशन से निकालने के बाद डीएनए के मॉलिक्यूल्स को, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस पे चार्ज निगेटिव होता है। कैसा चार्ज होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज होता है। अगर निगेटिव चार्ज है तो आपने पढ़ा होगा एनायन एनोड पे, कैटायन कैथोड पे। आयनायन एनोड पे, कैटायन कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो डीएनए है वो क्या है? आयनायन। आयनायन कहाँ जाएंगे? एनोड पे। तो हम लोग यहाँ क्या लगा देते हैं बच्चों? एनोड की प्लेट लगा देते हैं। अब बताइए एनोड पे चार्ज कैसा? बताइए एनोड पे चार्ज कैसा होता है बच्चों? कौन बताएगा एनोड पे चार्ज कैसा होता है, कैथोड पे चार्ज कैसा होता है? एनोड पे चार्ज क्या होता है बच्चों और कैथोड पे क्या चार्ज होता है? कौन बताएगा? एनोड पे चार्ज क्या होता है? प्लीज बच्चों बताइए, एनोड पे चार्ज क्या होता है? एनोड पे चार्ज क्या होता है बच्चों? कोई नहीं बता रहा है। एनोड पे चार्ज कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। और यहाँ कैथोड लगा हुआ है। कैथोड पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। तो यहाँ से डीएनए के मॉलिक्यूल्स बच्चों मूव करते हैं। डीएनए के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स खींचे चले जाते हैं। देख रहे हैं? तो इट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड चार्ज। दोनों याद रखिएगा। ठीक,
डीएनए के मॉलिक्यूल सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड चार्ज। बोथ ऑप्शन सही होंगे बच्चों। ये क्या है, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज डीएनए के ऊपर, तो आयनायन एनोड की तरफ खींचा चला जा रहा है, ठीक। कैटायन कैथोड की तरफ चला आ रहा है। अब इसको हम लोगों को देखना है तो हम लोग नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको अगर हम लोगों को देखना है तो नॉर्मली हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे यूवी रेज के लैंप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लैंप लगाते हैं यूवी रेज का। ये देखिए हम लैंप हमने लगा दिया, इस पे हम यूवी रेज डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, यूवी रेज, ठीक। अब हमने इसके ऊपर क्या किया, यूवी रेज डाल दिया। पीडीएफ तो बेटा जो है ये बनानी पड़ेगी, ठीक। जो पढ़ाया है इसकी पीडीएफ हम क्रिएट करके आपको दे सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भेज देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि हमने यूवी रेज जब डाली, क्योंकि नॉर्मली तो ये दिख नहीं सकती, ठीक, तो हमने इस पे डाई डाली। पहले हमने इथिडियम ब्रोमाइड की डाई डाली। कैसी डाई, इथिडियम ब्रोमाइड, याद रखना इथिडियम ब्रोमाइड बच्चों, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड की हमने डाई डाली। इथिडियम ब्रोमाइड की डाई डालने के बाद हमने यूवी रेज इस पे डाल दिया। यूवी रेज डालने पे ये हमको ब्राइट ऑरेंज कलर की दिखेंगी। कैसी बच्चों, ब्राइट ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर का हमें, ठीक, ब्राइट ऑरेंज कलर, बहुत दिमाग लगाइएगा आप। इसमें क्या हुआ कि बच्चों ये सीविंग इफेक्ट, तुम्हारी एनसीईआरटी लिख रही है कि एग्रोस जेल प्रोवाइडेड सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट मतलब पोर होते हैं जिससे ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है ना, आयनायन एनोड की तरफ मूव करेंगे। और ये साइज जिसका छोटा होता है बच्चों वो मॉलिक्यूल्स जल्दी भागता है। तो याद रखना स्मॉल साइज मोर रिएक्टिव, स्मॉल साइज है जिसका वो सेपरेट जल्दी होगा। तो साइज एज वेल एज चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन होता है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक सेपरेशन ऑफ द डीएनए, आरएनए एज वेल एज प्रोटीन, नॉट ओनली डीएनए, ये भी याद रखिएगा। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द डीएनए, आरएनए एज वेल एज प्रोटीन, ठीक। तुम्हारी एनसीईआरटी डीएनए को लेकर एक्सप्लेन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कौन ट्रांसफर होगा, डीएनए ट्रांसफर होगा। क्लियर। हम लोग नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देखते। हमने इसमें इथिडियम, कौन सी डाई डाली बच्चों, इथिडियम ब्रोमाइड की। इथिडियम ब्रोमाइड की डाई डालने के बाद कलर कैसा दिखा, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखा। ब्राइट ऑरेंज कलर कैसा दिखा, ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक। अब हमने क्या किया बच्चों, अब इसको हमने यहां से निकाला, देखिए अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया बच्चों, ये एग्रोस जेल के साथ साथ इसको उठा लिया हमने, ठीक। ये एग्रोस जेल लगी हुई है और ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। ये एग्रोस जेल लगी हुई हैं, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको इससे निकालना, एग्रोस जेल से बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। क्या कहलाता है बच्चों, इल्यूशन। सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एग्रोस जेल, दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। क्या कहलाता है बच्चों, इल्यूशन। क्लियर सभी को। फटाफट बताएं मुझे।
जी बेटा सारे चैप्टर कराएंगे। बस कितने चैप्टर बचे ही हैं, हमने सारे चैप्टर कवर करा दिए हैं इस पे। सिर्फ और सिर्फ इसके बाद हम पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस कराएंगे। इसके बाद जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर कराने के बाद हम इवोल्यूशन पढ़ाएंगे। इवोल्यूशन के बाद हम लोग जो है फूड क्रॉप वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर इकोलॉजी। यही इतने चैप्टर बचे हुए हैं। बाकी सारे के सारे चैप्टर कवर कर दिए गए हैं 11th के भी और 12th के भी, ठीक है ना। आपकी 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी आरपी सर ही कराएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग रिवीजन भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। रिवीजन हम लोग अप्रैल मार्च 20 अप्रैल से हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। नीट तक बहुत झमाझम रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन भी सारे के सारे बन रहे हैं और आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार करा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत ही फास्ट बहुत ही अच्छे से रिवीजन आपका कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई। तो हम लोगों ने पढ़ा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। दिस टेक्निक इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सर जेनेटिक्स अगेन पढ़ाएंगे। जी बेटा जेनेटिक्स दोबारा पढ़ाएंगे, यस जेनेटिक्स दोबारा पढ़ाएंगे। जो है क्या करें, बहुत सारे बच्चों ने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी है, तो हम जेनेटिक्स को सोच रहे हैं दोबारा पढ़ा दें, ठीक। तो हम लोगों ने जो है पढ़ा जेलेक्टोफोरेसिस टेक्निक। जेलेक्टोफोरेसिस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन का, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना। लेकिन हमारी एनसीईआरटी डीएनए को ही एक्सप्लेन कर रही है। और हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल यूज करते हैं। एग्रोस जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। सीवीड्स कौन सी थी बच्चों, किससे निकाली गई थी, प्लांट ग्रुप में आई है, एल्गी में आई है, एल्गी में रेड एल्गी में आई है, रेड एल्गी में पकौड़े गरम पढ़ाया था, ठीक है ना। पॉलीसिफोनिया पोरफायरा जिलेडियम ग्रेसिलिया, लेकिन जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से निकाले गए। इससे आइसक्रीम भी बनाई जाती थी अगर आपको याद हो, ठीक है ना। इससे हम लोग आइसक्रीम भी बनाते थे। जितने भी जमने वाले प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे जो है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ही हम लोग बनाते हैं। फिर हम लोगों ने उससे निकाला ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल। इस पे हम लोगों ने क्या किया कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स को, ये डीएनए का मॉलिक्यूल्स था बच्चों, बड़ा सा डीएनए का मॉलिक्यूल्स था। अब ये डीएनए का मॉलिक्यूल्स अगर बड़ा सा है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से कट कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से कट करने के बाद हम लोगों ने एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड लगाया। डीएनए पे चार्ज निगेटिव होता है, आरएनए पे भी चार्ज निगेटिव होता है। तो डीएनए पे जब चार्ज निगेटिव था तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इसको एनायन एनोड पे कैटायन कैथोड पे, जाहिर सी बात है निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से रिपेल करते हैं, लेकिन आजकल कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, रिपल किया। रिपल करने के बाद जो है आपस में दोनों लोग हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकाला जेल एग्रोस जेल के साथ। उसके बाद इसको डीएनए को सेपरेट किया, हम लोग इसको बोलते हैं इल्यूशन। तो आप कुछ बहुत छोटे छोटे टर्म हैं वो याद रखने हैं। एक आप इल्यूशन याद रखिएगा, 3 टर्म मैं बताता हूँ आपको, ये मत भूलिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत छोटा सा टर्म है और लोग भूल जाते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक। एक आप जो है रोप मत भूलिएगा, कितने लोग को याद आ रहा है। दूसरा आप बच्चों स्पूलिंग ना भूलिएगा, दूसरा आप स्पूलिंग ना भूलिएगा। तीसरा आप इल्यूशन ना भूलिएगा, ठीक। चौथा आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोब, प्रोब ना भूलिएगा, ठीक। ये 4 जो है छोटे छोटे टर्म हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और लोग भूल जाते हैं इसको, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। रोप याद रखिएगा, स्पूलिंग याद रखिएगा, इल्यूशन याद रखिएगा और प्रोब याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सी डाई यूज करते हैं बच्चों, नाम बता दो फटाफट, देखते हैं कौन बताएगा। नाम बता दो, कौन सा यूज करते हैं हम लोग, बता दो बच्चों, बता दो बता दो बता दो, कौन सी डाई यूज करते हैं, कौन सी डाई यूज करते हैं, कौन बताएगा। कोई नहीं बता रहा है, कौन सी डाई यूज करते थे बच्चों, बता दो, कौन सी डाई यूज करते थे। इथीडियम ब्रोमाइड, यस इथीडियम ब्रोमाइड यूज करते थे। अब हम लोग किस रे में देखते थे बच्चों, एक्सरे में देखते थे ना। किस रे में देखते थे, एक्सरे में। किस रे का यूज किया था, किस रे का यूज किया था। कलर कैसा दिखता था, कलर कैसा दिखता था बच्चों,
कलर कैसा दिखता था, कौन बताएगा? किस रे का यूज किया था? यस, यूवी रे का यूज किया था, नॉट एक्स रे। किस रे का बच्चों? यूवी रे का। कलर कैसा दिखता था? ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सवाल आएगा, आपसे पूछा जाएगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। ठीक, ये आपसे पूछा जाएगा, इस वजह से मैंने कहा कि दोबारा बता दिया जाए आपको। ठीक, चलिए तो इतना ही रखते हैं बच्चों आज, या पढ़ाएं? जैसा कहो। पीसीआर भी पढ़ा दें आज ही? बताइए, पीसीआर भी पढ़ा दें? जैसा कहो वैसा कर दें। बताइए बच्चों, पीसीआर क्या करें, पढ़ा दिया जाए? यस, आई वांट्स स्टडी। ओके, चलिए पढ़ा दे रहे हैं, बच्चों की डिमांड ऑन डिमांड पढ़ा रहे हैं जी। चलिए पढ़िए आप लोग। जब पीसीआर, पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा नाम इसका होता है बच्चों प्यूपल चॉइस रिएक्शन। प्यूपल चॉइस रिएक्शन क्यों कहा जाता है? प्यूपल चॉइस रिएक्शन क्यों कहा जाता है, कौन बताएगा मुझे? ये कौन बताएगा कि प्यूपल चॉइस रिएक्शन इसे कहा जाता है? इसका बताओ, प्यूपल चॉइस रिएक्शन क्यों कहा जाता है? इसका जल्दी से मुझे आंसर दो, मैं आगे बढ़ूं। कोई बताए मुझे, कोई तो बताए, कोई बताए मुझे। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। क्यों कहा जाता है? Why it is called people choice reaction? नहीं मालूम। ऐसे बोला करो साफ साफ लफ्जों में कि नहीं मालूम। इसे पीपल चॉइस रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्टली डिसीज को हम पीसीआर से ही आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, जब लोगों को बीमारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? पीसीआर बेस्ट है। पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है, इतना सेंसिटिव है, इतना एक्यूरेट है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया इंक्यूबेशन पीरियड में है, किस पीरियड में बच्चों? इंक्यूबेशन पीरियड में। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है कि जब बैक्टीरिया आपके अंदर इंटर किया और जब पहला सिम्टम्स आया, जब पहली बार सिम्टम्स आया, तब तक का सफर कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। बैक्टीरिया इंटर किया, सिम्टम्स आपको आया 5 डेज बाद, तो 1 से लेके 5 दिन तक ये इंक्यूबेशन पीरियड है। यानी बैक्टीरिया ने आपको बीमारी नहीं की, उसके पहले हम लोग पीसीआर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके अंदर फला बैक्टीरिया इंटर कर चुका है। इतनी फास्ट टेक्निक है, इतना सेंसिटिव है। समझ गए? और मोस्टली जितनी भी डिसीज हैं आइडेंटिफाई नहीं हो रही हैं, आप पीसीआर करिए, उससे पता चल जाएगा। कोरोना वायरस के लिए हम लोग आरटीपीसीआर कर रहे हैं। ठीक, कोरोना वायरस के लिए भी हम लोग बताइए बच्चों, कोरोना वायरस के लिए क्या किया जाता है? यस, कोरोना वायरस के लिए हम लोग आरटीपीसीआर करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज रिएक्शन टेस्ट, यही बता दे रहा है। ठीक, मेरे ख्याल से समझ गए। चलिए
अब पीसीआर के फायदे क्या हैं बच्चों? ठीक, पीसीआर से हम लोग करते क्या हैं? पीसीआर के अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें बच्चों, एडवांटेज ऑफ पीसीआर, एडवांटेज ऑफ पीसीआर, तो पीसीआर के अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें बच्चों, तो मोस्ट सेंसिटिव है। दूसरा मोस्ट स्पेसिफिक, मोर सेंसिटिव, मोर लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक, मोर सेंसिटिव है, मोर स्पेसिफिक है, और बच्चों फास्ट है। क्या है? बहुत ही फास्ट है, यानी आपकी बीमारी धड़ से बताएगा, तुरंत घम से बताएगा कौन सी बीमारी है आपको। समझ गए? अब यूज हम लोग किस में करते हैं पीसीआर का? अब इसका यूज पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ पीसीआर। ठीक, यूजेस ऑफ पीसीआर में डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, ठीक, बीमारी को पता लगाने में, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसीज, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसीज। ठीक, और हम लोग फाइंड आउट प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन फॉर वैक्सीनेशन, चेक करते हैं हम लोग वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन हम लोग चेक करते हैं? एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट ड्रग, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ड्रग का टेस्ट करते हैं इसी से कि कौन सी ड्रग बैक्टीरिया को मारेगी, कौन सी ड्रग बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगी, तो हम लोग पीसीआर से चेक कर सकते हैं। ठीक, अब इसके स्टेप हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, स्टेप, जो स्टेप होते हैं बच्चों वो 3 स्टेप होते हैं। याद रखिएगा डेट, आप लोग डेट पे बहुत जाते हैं, है ना? तो आप लोग डेट याद रखिएगा, डेट 3 स्टेप होते हैं, याद रखिएगा डेट। पहला स्टेप होता है बच्चों डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन होता है। दूसरा स्टेप होता है एनीलिंग, ठीक, और इसी में यूज होता है टैग पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज बच्चों? टैग पॉलीमरेज। और ई से होता है एक्सटेंशन। क्या होता है बच्चों? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। क्लियर? तो कैसे याद रखिएगा आप लोग? पहला स्टेप डिनेचुरेशन, दूसरा स्टेप एनीलिंग, तीसरा स्टेप होता है, ये एंजाइम होता है बच्चों, टैग पॉलीमरेज इज द एंजाइम विच इज यूज्ड इन द एक्सटेंशन स्टेप। कौन से स्टेप में? एक्सटेंशन स्टेप। तो याद रहेगा डेट? बताइए बच्चों, डेट याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? बताइए, फटाफट बताइए बच्चों, याद रहेगा? चलिए अब इसके स्टेप समझते हैं कि व्हाट इज डिनेचुरेशन, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो। हैंग कर रहा है बोर्ड। अब देखिए, ये बच्चों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक की डायरेक्शन 5 to 3 होती है, एक की 3 to 5 होती है।
ये जो है बच्चों G A T C T लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, C T A G और A। क्लियर? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने बना दिया। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब हमने बना दिया तो इसके अंदर आप लोगों को पता ही होगा, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, ये भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। अब ये जो है बच्चों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बहुत स्ट्रांगली अटैच है, तो इसको तोड़ने के लिए हम लोगों को काफ़ी हीट एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बच्चों, क्योंकि दोनों स्टैंड को सेपरेट आउट करना है, नया स्टैंड हमें बनाना है, तो इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला स्टेप डिनेचुरेशन। डिनेचुरेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही हीट हमने दिया, एक स्टैंड सेपरेट आउट ये हुआ, दूसरा स्टैंड सेपरेट आउट यहाँ पे हो गया। ये मैंने देखा कि G टूटा हुआ है, ये 5 इंड होगा तो ये 3 इंड होगा। ये G के मॉलिक्यूल्स आए, ये A के मॉलिक्यूल्स आए, ये T, ये बच्चों C, ये आ गया T। ठीक, यहाँ पे लग गया C, यहाँ पे लग गया T, यहाँ पे लग गया A, यहाँ पे लग गया G, यहाँ पे लग गया A। ये पहले वाला था। अब हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड स्टेप में बच्चों प्राइमर आता है। क्या आता है? प्राइमर। इन द एनेलिंग स्टेप प्राइमर आता है। अब प्राइमर बताइए, अब ये 5 से 3 है तो वो 5 से 3 वो भी आएगा, प्राइमर आया। अब नए स्टैंड की सिंथेसिस कर रहा है, एक स्टैंड ये बन रहा है, एक स्टैंड ये बन रहा है। ये वाला बच्चों जो स्टैंड था इसकी डायरेक्शन 3 से 5 थी, तो अब ये जो नया स्टैंड बन रहा है हमने प्राइमर लगा दिया। जैसे ही प्राइमर आके लगता है तो ये फटाफट डबल स्टैंड की सिंथेसिस होना शुरू हो गई। जस्ट इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनना शुरू हो जाएगा। अब बताइए T है तो ये A होगा, ये C है तो ये G होगा, ये A है तो ये T है तो A होगा, ये T होगा, ये C होगा, है ना? क्लियर? ये देखिए 1 से 2 बन गया बच्चों। कितना बन गया? 1 से 2 बन गया। यहाँ पे G आएगा, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे यहाँ पे T आएगा। इस तरीके से बच्चों स्टैंड हमने बना दिया। अब यहाँ से 1 से 2 बन रहा है, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एनीलिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एनीलिंग कहते हैं। एनीलिंग का मतलब होता है स्लोली कूलिंग। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 55 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों? 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है ताकि प्राइमर आके ज्वाइंट हो सके। अब यहाँ पे प्राइमर आके लग गया। जब प्राइमर आके लगा तो अगला स्टेप हमारा होता है, अब देखिए हमने 1 से 2 स्टैंड बना लिया। तो पीसीआर का तो यही फायदा है कि हम लोग 1 बिलियन कॉपीज बना लेते हैं, या ऐसे ही बहुत साइकिल हम लोग बना लेते हैं। हम लोग बनाने के बाद हम लोग अलग अलग डीएनए पे वर्क कर सकते हैं, अलग अलग पे हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यही फायदा है पीसीआर का कि उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि अगला स्टेप अब यहीं पे हम लोग यूज करते हैं बच्चों टैक पॉलीमरेज का। किसका? टैक पॉलीमरेज का क्यों यूज किया? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया था बच्चों, थर्मस एक्वेटिकस, जो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव करता था। इससे एंजाइम निकाला ताकि ये एंजाइम एक्टिव रहे हाई टेम्परेचर पर भी। अगर ये हाई टेम्परेचर पे एक्टिव है तो जाहिर सी बात है कोई इफेक्ट नहीं आएगा उस एंजाइम के ऊपर। तो थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया टैक पॉलीमरेज। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ाता हूँ जी, अब नीचे जगह हो गई। अब हमने क्या किया बच्चों, अगला स्टेप क्या रहेगा? एक्सटेंशन। इसी को हमने एक्सटेंशन किया। ठीक, क्या किया बच्चों? एक्सटेंशन किया।
इसको हमने एम्प्लीफाइड किया हमने, ठीक है ना, 30 साइकिल हमने रिपीट किया, तो हम लोगों को कितनी कॉपी बनी बच्चों? बिलियंस ऑफ कॉपीज बन गई। कितनी कॉपीज? बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए हम लोगों को देखने को मिली। अब आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, 30 साइकिल रिपीट करने पे जब 30 बार इसको करेंगे, अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, 2 की पावर 30 कर लीजिए, देखिए कितना बन रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करते जाइए 30 बार, देखिए कितना आ रहा है, करके देखिए सब लोग। ठीक, कैलकुलेट करिएगा घर पे सब लोग फटाफट, या कैलकुलेट करके बताओ मुझे, कोई बता सकता है तो। क्लियर? क्लियर? क्लियर है बच्चों? बस इतना ही रखते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, इसी को बच्चों रिपीट किया। अब एक बार में 2 बनता था, तो कैलकुलेट ही कर लो भाई, कैलकुलेट कर लो। चलिए कैलकुलेट करिए, इसको जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। कोई ऐसा है जो बता दे? फोर 8 16 32 64 ये इसका 1 बिलियन आता है। कितना आता है बच्चों? 1 बिलियन टाइम आता है। तो अच्छा बताओ, अगर 60 साइकिल रिपीट करें तो कितना आएगा बच्चों? अगर इसको 60 साइकिल रिपीट किया जाए तो कितना आएगा बताइए? 30 साइकिल पे एम्प्लीफिकेशन करने पे 1 बिलियन कॉपीज हम लोगों को बनती हुई दिखती है, तो 60 साइकिल पे कितनी कॉपीज दिखेंगी बताइए बच्चों? 30 साइकिल रिपीट करने पे एम्प्लीफिकेशन करने पे 1 बिलियन कॉपीज बनती है, तो 60 साइकिल पे एम्प्लीफिकेशन करने पे कितनी बनेंगी बताइए? कोई है ऐसा जो बता दे? सब कहाँ चले गए, कोई बोल नहीं रहा है। यस, सूफिया खातून, अप्रॉक्सीमेट 1 बिलियन। सूफिया खातून ने बहुत सही बताया है। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म, यस 1.0 अप्रॉक्सीमेट 1 बिलियन है ना सूफिया खातून? बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। अप्रॉक्सीमेट 1 बिलियन, तो 60 साइकिल में कितना बनेगा? 2 बिलियन। यही तो मैं सुनना चाह रहा था, गलत है, 2 बिलियन नहीं बनेगा, 2 बिलियन नहीं बनेगा, इसीलिए पूछा था। ये वो वाला हिसाब नहीं है कि जो है 30 साइकिल में 1 बिलियन तो 60 साइकिल में 2 बिलियन। आप 38 का निकालिए, अब देखिए 1 बिलियन आया था, 30 साइकिल यानी 2 की पावर 30 करने पे बच्चों 1 बिलियन आ रहा है। तो अगर 2 की पावर 31 करोगे तुम तो 2 बिलियन होगा। 2 की पावर 31 करने पे 2 बिलियन होगा। ठीक, ये वो वाला हिसाब नहीं है कि 30 साइकिल पे 1 है तो 60 पे 2 होगा। अब 32 पे करोगे तो और आएगा। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 35 का पूछ सकता है आपसे, तो आपको पूछेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये याद रखिएगा 60, ये नहीं कि 60 का। समझ पाए कि नहीं बात? ठीक, कि 90 में 3 होगा ना, गलत, ये वाला नहीं, 2 की पावर में जाएगा वो, बस यही पूछना था। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, पीसीआर भी समझ में आ गया आपको। आप सोचिए इतनी कॉपी डीएनए की बन गई तो हम लोग स्टडी कर सकते हैं किसी भी जीन पे, है ना।
तो यही फ़ायदा होता है पीसीआर का कि हम लोग, हमारे पास सैंपल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो हम लोग कर लेते हैं। हम लोग आरटीपीसीआर करते हैं। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म तो बताया था बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया है। लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, बायोटेक का दूसरा चैप्टर एप्लीकेशन वाला। ठीक, ये भी 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, 2 दिन लगेगा ख़त्म करने में। इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे अगला चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ने के बाद हम शुरू कर देंगे बच्चों जेनेटिक्स। ठीक, जेनेटिक्स शुरू कर देंगे। लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। जितने भी फ्रेंड हैं बच्चों आप लोग शेयर करिए, डेली 1 हफ्ते तक शेयर करिए, बहुत अपना स्टेटस लगाइए, बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक, ओके, बाय बच्चों।